आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। सर एक्चुअली हीना ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने रिकॉर्ड इसीलिए स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम जो है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जीनोमिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं। तो व्हाट इज जीनोमिक्स, ये हम सब जानते हैं कि 1976 से 1980 के बीच में जो है जीनोमिक्स एरा की शुरुआत हुई, और ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कारण ही सक्सेस हो पाया या पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया तभी जीनोमिक्स की स्टडी स्टार्ट हो पाई। एक फुल डीएनए है या एक फुल लेंथ ऑफ जीन है, उनको हम कभी एक साथ स्टडी नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उनको फ्रेगमेंटेड करके सीडीएनए या जीनोमिक डीएनए क्लोन करके ही हम उनकी स्टडी या सीक्वेंसिंग या जीनोमिक स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है जीनोमिक्स के पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो व्हाट इज जीनोमिक्स? तो genomic is a sub-discipline of different genetics, yeah, different branch of science, where under studies on genetic mapping, sequencing, and functional analysis of the particular genome. Okay? It's called genomics. It is the study of all genes present in an organism, yeah, entire genome, entire gene present in the organism is called genome, and their study is called genomics. ठीक है, it involves the study of all genes at the DNA, mRNA and proteome level as well as the cellular और tissue level पे हम जो है genomics की स्टडी करते हैं। ठीक है, देन हम इन पे कल और चर्चा किए थे, इन्हीं पे ही आज बात करते हैं फिर से। ओमिक्स है, ओमिक्स एरा का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो ओमिक्स का मतलब हो गया स्टडी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डीएनए है, डीएनए से बना क्या जीनोम, और जीनोम की स्टडी कहलाया जीनोमिक्स। एमआरएनए है, एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं एमआरएनए को, तो इसलिए एमआरएनए है। एमआरएनए टोटल एमआरएनए इन द सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोम, और their study transcriptome and their study is called transcriptomics. Then protein है, total protein is called proteomes and their study is called proteomics. And metabolites, total metabolite present in the cell is called metabolome and their study is called metabolomics. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, तो इनके आगे हम बात करते हैं जीनोमिक्स वर्सेस जेनेटिक्स। ये जीनोमिक्स और जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, बट जीनोमिक इज द स्टडी ऑफ एंटायर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन। ये बात क्लियर है कि जेनेटिक जो है हम उनमें स्टडी करते हैं हेरिडिटरी की, इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, जबकि जीनोमिक्स में जो है हम पर्टिकुलर जीन की स्टडी या एंटायर जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, जीन रिफर्स टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम में स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं, जिनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। एक पर्टिकुलर जीन है, इनहेरिटेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जेनेटिक स्टडीज है। बट जीनोमिक्स में क्या होता है? जीनोमिक्स रिफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म एंटायर जेनेटिक मेकअप। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंटायर जेनेटिक मेकअप स्टडी जीनोमिक्स है। ठीक है, इट इन्वॉल्व टू स्टडी द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सिंगल जीन। हम यहाँ पे क्या करते हैं जेनेटिक्स में? फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ एक सिंगल जीन्स को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो है ऑल जीन्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप को हम जो है स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में डिफरेंस समझ में आया? देन हम आगे बढ़ते हैं जीनोमिक्स या सम टर्मिनोलॉजी ऑफ द जीनोमिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट है, इसी को ही क्लासिफाई भी करते हैं कि जीनोमिक्स कितने टाइप्स में है। तो फर्स्ट है फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स डिस्क्राइब द
way in which genes, they and their product protein interact together in complex network in living cells. Disruption of this interaction can lead to disease. ठीक है, तो फंक्शनल जीनोमिक्स में हम जो है पर्टिकुलर जीन्स, देयर प्रोडक्ट, प्रोटीन और उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स के इंटरेक्शन, डिफरेंट इंटरेक्शंस लाइक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन, प्रोटीन बायोमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, इनकी स्टडी और उनके डिस्ट्रप्शन से अगर कोई डिसीज कॉज होती है तो उनको हम जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकंड है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। तो हम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में। देन थर्ड है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स। तो हम लास्ट में पढ़ते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स। हम कंपेयर करते हैं जीन सीक्वेंस का या प्रोटीन सीक्वेंस का डिफरेंट स्पीशीज में और उनके द्वारा हम उनके उत्पत्ति और विकास या इवोल्यूशनरी स्टडीज को हम कर पाते हैं। ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स में आता है। इसके बाद है एपिजेनेटिक्स या एपिजीनोमिक्स। तो इनमें जेनेटिक effect not caused by changing DNA sequence usually involve DNA methylation या स्टोन मॉडिफिकेशन। तो इनके द्वारा जो है हम कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है और वो कॉज नहीं, कोई इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा है, जेनेटिक इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा है, तो इनकी स्टडीज कहलाती है एपिजेनेटिक्स एंड फार्माकोजेनोमिक्स। ये जो है न्यू ट्रेंड्स या करंट ट्रेंड्स ऑफ जीनोमिक्स है जिनमें फाइंडिंग अ न्यू बायोलॉजिकल टारगेट एंड न्यू वेज टू डिजाइन ड्रग एंड वैक्सीन, जिसमें आप अभी भी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने करंट में ही देखा कि जो है वैक्सीन डिजाइन और ड्रग डिजाइन के एरिया में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और बहुत ज्यादा जो है ग्रो भी किया इस एरिया में। ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रो भी हुआ। ठीक है, तो ये फार्माकोजेनोमिक्स कहलाता है, जिनमें हम जो है फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट जिनके अगेंस्ट में हमको ड्रग बनाना है, वैक्सीन डिजाइन करना है और न्यू वे हमको प्रोवाइड करता है, एक वे जिनमें हम किसी पर्टिकुलर ड्रग या वैक्सीन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉल्ड फार्माकोजेनोमिक्स। देन फंक्शनल जीनोमिक्स। हमने फिर से वही टर्मिनोलॉजी के बाद अब सीधे फंक्शनल जीनोमिक्स की ओर आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्टिंग के ही कर रहे हैं और आपके जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक्स हो गया, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हमारा स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स है, जिनमें फंक्शनल जीनोमिक्स है, इसके बाद स्ट्रक्चरल है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है हम लास्ट में देखेंगे, इसलिए उनको थोड़े स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो फंक्शनल जीनोमिक्स फोकस ऑन द डायनामिक एस्पेक्ट सच एज जीन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। हमने पहले भी कहा कि जीन मीन्स पर्टिकुलर डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू बना प्रोटीन और उस पर्टिकुलर प्रोटीन या जीन प्रोडक्ट का इंटरेक्शन, इंटर बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन की स्टडी जो है फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर आती है। फंक्शनल जीनोमिक्स प्रोजेक्ट सच एज जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट टू डिस्क्राइब जीन एंड प्रोटीन फंक्शन एंड इंटरेक्शन। पर्टिकुलर जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम सीक्वेंस से हम जो है पर्टिकुलर जीन के फंक्शंस लाइक प्रोटीन, जीन प्रोडक्ट या और उनके इंटरेक्शंस को डिफाइन करते हैं या समझते हैं। फंक्शनल जीनोमिक्स अटेम्प्ट टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द फंक्शन ऑफ डीएनए एट द लेवल ऑफ जीन, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोटीन प्रोडक्ट। हम जो है इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं जो एट द लेवल ऑफ जीन, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए, एट द लेवल ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट में हमको बहुत सारे सवालों के जवाब हमको ये फंक्शनल जीनोमिक्स देता है। जैसे कि सवाल कहें कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो ये हमको फंक्शनल प्रोटियोमिक्स देता है। जैसे कि हमने कल एक बात में चर्चा किया था कि सांप का जीन या स्नेक वेनम जीन ह्यूमन के जीन से मैच करता है, तो वहां पे डिसिमिलर क्या है कि सांप जहरीला है, ह्यूमन जहरीला नहीं है। तो ये बातें, ये चीजें हमको डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है, इस सवालों के जवाब जो है हमको फंक्शनल जीनोमिक्स देता है। ठीक है, देन है अप्रोचेस इन फंक्शनल जीनोमिक्स। तो क्या क्या अप्रोचेस हैं और फंक्शनल एनोटेशन मेथड क्या क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो पहला है होमोलॉजी सर्चिंग। होमोलॉजी सर्चिंग मतलब दो सेम रिलेटेड सीक्वेंस है उनको जानना, उनके फंक्शंस को जानना। जैसे कि हमने देखा, जैसे अभी मैंने बताया कि एक स्नेक वेनम जीन है, वो जीन जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सांप जहरीला होता है, इंसान जहरीला नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन होमोलॉजी सर्चिंग कहलाती है कि एक स्नेक वेनम जीन और ह्यूमन जीन हम कंपेयर करके चेक करते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज है, लेकिन सांप में जो है वो जीन फंक्शनल है और हमारे यहाँ वो जीन नॉन फंक्शनल, या कहें तो उनमें मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए उनका जीन प्रोडक्ट जो है नॉन फंक्शनल है। तो ये कहलाते हैं होमोलॉजी सर्चिंग। सेकेंड है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब देखिए, पर्टिकुलर प्रोटीन्स है, हमको पता नहीं है, लाइक इंसुलिन प्रोटीन की बात करें और हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें, तो इंसुलिन प्रोटीन लिनियर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है क्वाटरनरी प्रोटीन है। तो एक प्राइमरी प्रोटीन है, एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। हम नॉर्मली समझ रहे हैं या केमिकल एनालिसिस के थ्रू हम जो है उनको समझ पाते हैं कि हाँ ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, ये लिनियर प्रोटीन है। क्या हम उनके स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं? नहीं। तो उनके लिए भी ये फंक्शनल प्रोटियोमिक फंक्शनल जीनोमिक जरूरी है, जिनके थ्रू जो है हम उस पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझ पाए। ठीक है। थर्ड है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। जो होमोलॉजी सर्चिंग है ये भी कंपैरेटिव जीनोमिक्स में ही आता है। वहां पे हम क्या करते हैं, फंक्शनल एनोटेशन बाय डोमेन कंजर्वेशन, कंजर्व फाइलोजेनी, कंजर्व जीनोमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके थ्रू जो है हम जो है कंपेयर करते हैं वन स्पीसीज जीन टू अनदर स्पीसीज जीन को। ठीक है। यहाँ पे सेम स्पीसीज स्पीसीज जीन को भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक इन पे हमने एक उदाहरण दिया था कोविड वायरस के बारे में। कोरोना वायरस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलते जा रहे हैं, ये पता कैसे चलता है? हमारे पास तो एक कोरोना का जीनोम था, लेकिन हम अभी फिलहाल तो हमने बहुत सारे कोविड वायरस के वेरिएंट्स को जान पाए। तो इस वेरिएंट्स को पता कैसे कर पाए? तो हमने कंपैरिजन किया। पहला हमारे पास आइडियल हो गया, दूसरे को इनपुट करिए। मान लीजिए इंडिया में जैसे डेल्टा वेरिएंट्स मिला, तो हमने उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया और पहले वाले जीनोम सीक्वेंस जो चाइना में मिला था उनके साथ मैच करा के देखते हैं, कंपैरिजन करा के देखते हैं। तो हाँ, हमको पता चलता है कि नहीं, ये जो चाइना में जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी या डेवलप हुआ था, वो हमारे अभी जो करंट में जो डेल्टा वेरिएंट्स जो इंडिया में चल रही है उनसे डिसिमिलर है। मतलब ये एक नया वेरिएंट है, तो फिर नया वेरिएंट्स के आधार पे उनको नाम दे दिया गया डेल्टा वेरिएंट्स। तो ये किससे पता चला? कंपैरेटिव जीनोमिक्स के थ्रू। ठीक है। एक्सप्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं ना, ओमिक्रॉन जो है कम इन्फेक्टेबल, सॉरी कम घातक है, मतलब कम डिसीज कॉज करता है, कम निमोनिया कॉज करता है। तो ये इनकी जीनोम की स्टडी करने पे हमको पता चलता है कि उनमें जो है उस पर्टिकुलर जीन का फंक्शन जो है एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है कम निमोनिया कॉज कर रहा है, पहले वाला जो है ज्यादा निमोनिया कॉज कर रहा था। मतलब मैं करंट ट्रेंड से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कोई पर्टिकुलर जीन फंक्शन है वो कर रहा है कि नहीं और क्यों नहीं कर रहा है। इनकी स्टडी जो है फंक्शनल जेनोमिक्स में हम करते हैं। म्यूटाजेनेसिस की बात करते हैं, तो कोई म्यूटेशन जो है लीथल हो सकता है या कहना चाहिए बेनिफिशियल हो सकता है, इनकी स्टडी भी हम फंक्शनल जेनोमिक्स से करते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शन स्क्रीनिंग की बात करते हैं, तो हम जो है पर्टिकुलर प्रोटीन्स है उनका इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं फंक्शनल जेनोमिक्स से। लाइक हम पर्टिकुलर ड्रग्स की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, वो पर्टिकुलर जैसे हम कोविड वायरस की दवाई की बात करते हैं, जैसे अभी एक रेड कैप्सूल वाला दवाई रिलीज हुआ है मार्केट में, तो इनके बारे में बात करते हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शनल है कि नहीं, ये भी हम पता कर सकते हैं पर्टिकुलर इस प्रोटीन के इंटरेक्शन स्क्रीनिंग से। कोविड वायरस के प्रोटीन है, आउटर सरफेस प्रोटीन, उनसे हमारा ड्रग जो है बाइंड करता है कि नहीं, उनके बाद ये वर्क करता है कि नहीं, ये स्क्रीनिंग करके हम बता सकते हैं। देन है स्मॉल मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर स्मॉल मॉलिक्यूल के हमको इंफॉर्मेशन, लिगेंड के इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड करती है फंक्शनल जीनोमिक्स से। तो ये सारे अप्रोचेस हैं और ये उनके एनोटेशन मेथड्स हैं कि इनके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। देन आता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में आपने देखा है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स describe seek to describe the three-dimensional structure of every protein encoded by a given genome। एक पर्टिकुलर जीनोम के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हमको बताता है और उस पर्टिकुलर जीनोम के स्ट्रक्चर को बताता है, ये स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है। This genome based approach allow for a high throughput method of structure determination by a combination of experimental एंड मॉडलिंग अप्रोचेस।
यहाँ पे आपको जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन मॉडलिंग कर सकते हैं कि हाँ ये जीन जो है ये फंक्शन करेगा। जैसा कि आजकल चाइना में नया नया करेंट, मतलब चाइना की बात इसलिए करते हैं, हमारे इंडिया में जीन एडिटिंग भी बैन है, लेकिन चाइना में ये बैन नहीं है। तो वहां पे जो, जैसे मैंने आपको कल बता रहा था ना सुपर बेबी, तो ये जीन एडिटिंग के थ्रू बनाया गया है जीन सुपर बेबी को। ठीक है, मैंने उनका फिर से भूल गया कि उनका रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो कभी क्लास में हम जब चलते रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। देन मेजर एरियाज में आते हैं कि हम जो है किस पर्पस पे जीनोमिक्स पढ़ते हैं। मैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स वाला टॉपिक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के सेकंड यूनिट है वहां कंपैरेटिव जीनोमिक्स एक ब्रॉड फील्ड में दिया हुआ है, तो हम वहीं पढ़ेंगे, इसलिए उस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो है जीनोमिक्स के एडवांटेजेस की बात करें, या एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, या एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड की बात करें, तो उन पे हम जाते हैं। तो टोटल जीन है अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन में जो है 30,000 जीन प्रेजेंट है, और उनमें जो है लगभग 3,000 ड्रगेबल टारगेट्स हैं। ड्रगेबल टारगेट्स मीन्स वहां पे जो है ड्रग जाके बाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने कल उदाहरण में बताया था आपको कि एक एस्पिरिन है, एस्पिरिन कैसे काम करती है, हेडेक हो रहा है, मतलब डिस्प्रिन की बात कर रहे थे, डिस्प्रिन में एस्पिरिन है, तो वो कैसे काम करता है। हमारा हेडेक हो रहा है हमको, और वो हेडेक कैसे ठीक हो जाता है। सिर्फ हेडेक ठीक हो रहा है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, या कहीं पे रप्च हुआ है या घाव वुंड क्रिएट हुआ है, वो वुंड ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा हेडेक ठीक होता है। तो ये क्यों होता है डिस्प्रिन में? तो ये पर्टिकुलर ड्रगेबल टारगेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर कंपाउंड या ड्रग जो है वहां पे बाइंड करता है और उस पर्टिकुलर जगह पे फंक्शन करता है, इसीलिए जो है उस जगह को ही ठीक करता है, बाकी चीजें ठीक नहीं करता। ठीक है, तो इस टाइप के जो है हमारे टोटल जीनोम में 3,000 जो है ड्रगेबल टारगेट्स हैं, जिनसे हम जो है बहुत सारी दवाइयां यूज करते हैं, वो इन्हीं टारगेट से यूज होता है। यहाँ पे जो है ग्रीन कलर में शो हो रहा है वो है इंक्लूड्स बायोलॉजिकल स्पेस है। बायोलॉजिकल स्पेस मतलब वहां पे अभी वर्क और किया जा सकता है। और सेकेंड है ब्लू कलर में, वो स्मॉल मॉलिक्यूल स्पेस है, जहाँ पे ड्रगेबल टारगेट्स से यूज करते हैं, और उनमें जो है न्यू ड्रगेबल टारगेट्स है वो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे पर्पल कलर्स में, और उनमें जो है ग्रीन प्लस लाइन है वो एक्सिस्टिंग ड्रग्स है। 450 टारगेट्स है जिनके अभी तक ड्रग मिल चुके हैं। तो अभी भी वर्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। आपको याद, आप देख लीजिए कि आप जो है 30,000 जीन्स है हमारे ह्यूमन जीनोम में, और वहां जो है सिर्फ 3,000 टारगेट हमको पता चला है, और उस 3,000 टारगेट्स में सिर्फ 450 टारगेट से ही ड्रग बना है अभी तक। मतलब अभी भी हमारे पास 2550 टारगेट्स है जो पहले से फाइंड आउट है, और उनमें से जो है 27,000 ऐसे ड्रग टारगेट्स है जिनको हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इस जीनोमिक्स की वजह से, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की स्टडी करके। बेसिकली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्लास में कहा था कि ह्यूमन जीनोम में जो है 3 बिलियन बेस पेयर या 3 GBP 3 गीगा बेस पेयर जो है डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड इसलिए क्योंकि जिस समय जो है जीनोम मैपिंग हुआ था उस समय 20,000 था, उसके बाद जो है वो 25,000 30,000 हो गया। अभी करंट में जो है 40 तक कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या है ये अभी तक मेरे को भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो 32, कोई बोलता है 32,000 है, कोई बोलता है 40,000। तो जीनोम की संख्या जो है ह्यूमन में वो अप्रोक्स में लिया जाता है, वो 30,000 है, तो इसलिए अप्रोक्स का साइन लगाना जरूरी होता है। ठीक है, एनी जीन में बी अ पोटेंशियल ड्रग टारगेट। अब देखिए यहाँ पे जो है 30,000 मान लीजिए, कंफर्म 30,000 है, अप्रोक्सीमेटली है, तो 30,000 यूनिक जीन है, तो एनी जीन, सारे जीन जो है पोटेंशियल ड्रग टारगेट हो सकते हैं, जिनमें से 500 यूनिक टारगेट्स हैं, जिनमें 450 के ड्रग्स हैं। दे में बी 10 to 100 वेरिएंट्स ऑफ ईच टारगेट जीन, और 1.4 मिलियन SNPs हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, जिनका 10 to the power 200 पोटेंशियल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। 10 to the power 200 कितना हो सकता है आप समझ जाइए, मतलब 10 के पीछे 200 शून्य लगा दीजिए, तो वो उतने हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल टारगेट हैं।
लेकिन हम अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक टारगेट है, मेजर टारगेट भी है। ये अगर हम पता कर पाते हैं इन सारे टारगेट्स को, तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर ड्रग पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस टाइप का काम करेगा। एक दवाई जो है एक पर्सन पे काम करता है, दूसरे पर्सन में नहीं करता, या दूसरे पर्सन के लिए साइड इफेक्ट देता है, तो इनके आधार पे जो है हम उनको दवाई प्रेफर करा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाएगा, आपका पहले बैकग्राउंड देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, और उस प्रोफाइल के आधार पे आपको दवाई प्रेफर करेगा। जरूरी नहीं कि वो सामने वाले पर्सन को भी सेम दवाई प्रेफर करे। ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे काम करेगा। जैसे पर्टिकुलर, जैसे कैंसर सेल्स है, लाइक अभी जो हुआ था कोविड वायरस में, सबको क्या दे रहा था, मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे थे। ठीक है, इनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे थे। क्या साइड इफेक्ट? पहला तो नींद ना आना, दूसरा हाई बीपी वाले लोग हैं उनको खा रहे तो वो कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस थी, और क्या थे, कमजोरी आना, पूरे बॉडी जो है स्वेल हो जाना, सुस्त हो जाना, लेजीनेस, ये सारे बहुत सारे उनके साइड इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, पूरे बॉडी में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देना, जिसकी वजह से हमको भूख न लगना, ये सारे जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्टिकुलर टारगेट्स का इनको पता नहीं है। मलेरिया में काम करता है या एंटीवायरल ड्रग्स के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उनके अलावा जो है हमारे बॉडी के टारगेट्स को भी बाइंड करके वहां पे उनको अफेक्ट कर रहा है, जिनकी वजह से हमको साइड इफेक्ट्स मिल रहे थे। तो वैसे ही बहुत सारी दवाइयां हैं, तो इनको जो है, ये जो है अभी भी प्रोसेसिंग में ही चल रहा है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पर्टिकुलर टारगेट, मतलब पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर दवाई हो। जैसे कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में कहा, डिस्प्रिन खाते हैं हेडेक ठीक होता है, फीवर ठीक नहीं होता, ना ही कुछ ठीक होता है। तो ऐसा ही सिर्फ हम डिस्प्रिन ले तो सिर्फ ब्रेन पेन हो रहा है और ब्रेन पेन ही ठीक हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो इस टाइप का। तो इसीलिए जो है हम टारगेट की स्टडी करते हैं। देन डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स जिनकी बात करते हैं, तो बेसिकली डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स में जो है 3 मेजर फील्ड लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी या फार्मेसी के हैं। 3 ब्रॉड फील्ड जो है साइंस के आते हैं। बायोलॉजी में क्या होगा? डिस्कवर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज क्या, इसको आगे हम और देखेंगे, लेकिन हम इनको जनरल समझते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि इंसान है, इंसान को कोई डिसीज कॉज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है इनकी डिस्कवरी करना, उनके पर्टिकुलर डिसीज के एक्शन क्या है उनको डिस्कवर करना, किस वजह से हो रहा है और उनके टारगेट्स क्या है ये पहचान करना। आइडेंटिफाई टारगेट प्रोटीन, वो पर्टिकुलर किसी के अटैक से हो रहा है, लाइक टीबी की बात करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, हमारे लंग्स में जाता है और एंडोटॉक्सिन प्रोटीन क्रिएट करता है। वो प्रोटीन ही है जिसकी वजह से हमको निमोनिया या टीबी की बीमारी होती है। तो वो किसकी वजह से है? एंडोटॉक्सिन प्रोटीन की वजह से। तो हमको टारगेट करना है उस पर्टिकुलर डिसीज प्रोटीन को। ठीक है, तो ये किसमें होगा? बायोलॉजी के फील्ड में। जबकि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड करने वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं, मतलब टारगेट के अगेंस्ट में कौन कौन से कंपाउंड है, इसकी स्क्रीनिंग हम केमिस्ट्री में करते हैं। और अगर नहीं है तो हम जो है केमिकल मीडियम से, या जिनको आजकल मॉलिक्यूलर मॉडलिंग भी कहते हैं या केमिकल मॉडलिंग कहते हैं, उनके थ्रू हम उस पर्टिकुलर ड्रग को मॉडल बनाते हैं, ड्रग को डिजाइन करते हैं। तो ये किसकी वजह से, किस में हो रहा है? केमिस्ट्री में। और उसके बाद जो है फार्माकोलॉजी आती है, जिनमें वो पर्टिकुलर 1 या 2 पोटेंशियल ड्रग्स है जिनको हमने डिजाइन किया है या टारगेट को डिजाइन किया है, वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन टारगेट से बाइंड कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वो बाइंड तो कर लिया, लेकिन बॉडी में जो है साइड इफेक्ट है कि नहीं ये चेक करता है फार्माकोलॉजी, जिनमें टॉक्सिसिटी है, फार्माकोलॉजी है, और क्लिनिकल ट्रायल है। ट्रायल मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग का बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस है, ये जो है स्टडी किसमें होती है? फार्माकोलॉजी में। तो एक दवाई को डिजाइन करने में ब्रॉड फील्ड कौन कौन लगे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। अब ये आपने एक बार और आपकी क्लास में ये चीजें मैं चर्चा किया हूं, याद करिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के समय कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या
चीजें लगती है कि एक जो है ड्रग हम उनको खोजें और उसको उनको विकसित करें, उनके लिए क्या क्या चीजें होंगी। तो पहला है यहाँ पे ले आता हूं। तो पहला है क्या, किसी पर्सन को डिसीज है तो वो पर्टिकुलर डिसीज को आइडेंटिफाई करना। अब इसको हम सीधे कोविड वायरस की ओर ले जाते हैं क्योंकि करंट में ही चल रहा है, तो बार बार कोविड वायरस का नाम ही आता है। ठीक है, कोरोना हुआ कहाँ, चाइना में। चाइना में एक डॉक्टर थे, उन्होंने उनके सिम्टम्स को देख के बोला कि ये जो है सार्स लाइक वायरस है, तो उनमें स्टडी करना स्टार्ट किया। मतलब आइडेंटिफाई द डिसीज, डिसीज को आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये अलग टाइप का बीमारी है, या हो सकता है ठीक है पुरानी बीमारी है तो हमको पहले से पता है, लेकिन वहां पे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये बीमारी है। ठीक है, तो या हो सकता है वो नोवेल डिसीज हो या हो सकता है प्री एक्सिस्टिंग डिसीज हो। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो पहला हो गया क्या, आइडेंटिफाइड डिसीज। दूसरा है उस डिसीज में इन्वॉल्व प्रोटीन को पहचानना या आइसोलेट करना। पहचान लिए फिर आइसोलेट करना, जिनके लिए जैसे इनमें ईयर्स भी लिखा है कि 2 से 5 साल लग जाते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज में होने वाले पर्टिकुलर डिसीज कॉज होने वाले प्रोटीन्स को आइसोलेट करने में। ठीक है, 2 से 5 साल लग गए। इसके बाद है ड्रग डिजाइन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग या वर्चुअल स्क्रीनिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है फाइंड अ ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज प्रोटीन। पर्टिकुलर डिसीज प्रोटीन है उनसे बाइंड करके उनको अफेक्ट करने वाले ड्रग्स को पहचानना। ठीक है, तो इनमें लगभग 2 से 5 साल लग गए। ड्रग डिजाइन किया और वर्चुअल स्क्रीनिंग किया, जिनमें कितने साल लग गए, 2 से 5 साल लग गए। फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करना, मतलब आपने ड्रग बना लिया, उनको प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, किसमें, माउस में, मंकीज में, गिनी पिग में, रैबिट्स में, या डिफरेंट टाइप के एनिमल ट्रायल्स में आप जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। तो ट्रायल किए, उनमें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं उनको चेक करेंगे, तो 1 से 3 साल इसमें लग जाता है। फिर उनको स्केल अप करते हैं और फॉर्मुलेशन करते हैं। तो पहले देखो, अब वहां पे क्या हो गया कि वो ट्रायल में सक्सेस हो गया, अब पता चल गया कि ये पर्टिकुलर डिसीज जो है, इस पर्टिकुलर ड्रग जो है पर्टिकुलर डिसीज में काम करता है। तो अब पर्टिकुलर हम उस ड्रग का फॉर्मुलेशन कर लिए, फॉर्मुलेशन करके उनको स्केल अप कर लिया, लगभग लाखों की क्वांटिटी में उसको रिजनरेट करा दिए। फिर फाइल को भेजते हैं क्या, आईएनडी में। आईएनडी है, एफडीए है, इन सारे अप्रूवल अथॉरिटीज होती है, वहां पे भेजते हैं। मैं आईएनडी का फुल नेम मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको अगली क्लासेस में जब हम फार्माकोजेनोमिक्स पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे। ठीक है, देन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आईएनडी ने अप्रूवल कर दिया, तो फिर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। इनमें जो है 2 से 10 साल भी लग जाते हैं। तो 2 से 10 साल, चूंकि अभी जो है करंट कोविड बहुत ज्यादा पेंडेमिक टाइप का था, इसलिए जल्दी जल्दी ट्रायल कराया गया और उसके बाद वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। लेकिन कोई ड्रग है तो उनको पहले ट्रायल किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 तक जो है उनको ट्रायल कराया जाता है। और उसके बाद जो है उनको एफडीए अप्रूवल के लिए लाया जाता है। तो फिर से फाइल इंडिया आया और वो एफडीए अप्रूवल के लिए भेजा कि हम जो है ये ड्रग बनाए हैं और ये ड्रग जो है इस पर्टिकुलर डिसीज में काम करता है। तो उस अप्रूवल के लिए 2 से 3 साल लग गए। अब देखिए, इतने दिन, इतने साल का मेहनत है, और चूंकि भाई इतने खर्च भी आएगा, क्लिनिकल ट्रायल में भी पैसे लगेंगे, फॉर्मुलेशन में पैसे लगेंगे, स्केल अप में पैसे लगेंगे, सारे में लगभग 100 करोड़ रुपए उस जमाने में, ये ट्रेडिशनल मेथड है ना, तो उसमें जो है लगता था। अब एफडीए का अप्रूवल मिल गया तो चला गया, नहीं मिला तो फिर से उतना पैसा बर्बाद, फिर से आप उसको ऑप्टिमाइज करने में लग जाएंगे, ऑप्टिमाइज करके यहाँ तक आएंगे तब। तो ये इसके खेल मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ये जो है यहाँ पे अप्रूवल नहीं होता तो फिर क्या करते हैं लोग। ठीक है, तो ये हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है अप्रूव होके आता है, तब ये मेडिसिन जो है पर्टिकुलर मेडिकल्स में या मार्केट में पहुंचता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ट्रेडिशनल मेथड से होते थे, पहले के मेथड से होते थे। अब एडवांस्ड मेथड क्या है, तो हम उसके आगे देखते हैं। ये जो आपने पढ़ा है, ये जो आपने देखा ट्रेडिशनली कर रहे थे, जिसमें इतने सारे दिन ईयर्स लग रहे थे, इतने सारे पैसे लग रहे थे।
अब इनको जो है थोड़े एडवांस में देखते हैं। तो डिसीज तो आइडेंटिफाई ऐसा ही हो रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन को डिसीज हो गया है, तो देखे उसके बाद हमको लग गया कि हाँ ये डिसीज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किए। अब जो है प्रोटीन जो आइसोलेट किए उनको जीनोमिक्स के थ्रू जो है हम आइसोलेट करते हैं, जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स के थ्रू। तो इनके द्वारा जो है वो टाइम जो 2 से 5 साल लग रहे थे वो जो है हमको साल भर में मिल जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, हाँ ये प्रोटीन है, बस समझ में आ गया। तो वो हमको जीनोमिक्स के थ्रू मिल गया, तो हमारा टाइम कम हो गया। पैसे की बात थी तो वो पैसा भी हमको कम लगने लगा, ठीक है। उनके बाद उनको हम हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करते हैं थ्रू द जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक एनालिसिस के थ्रू, जिनमें हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पढ़ते हैं उनमें करते हैं। तो जो स्क्रीनिंग करेंगे पर्टिकुलर टारगेट प्रोटीन्स हैं उनके साथ में कि ये प्रोटीन जो है इनमें रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स कहाँ कहाँ पे है, पर्टिकुलर ड्रग टारगेट्स कहाँ कहाँ पे है, इनको स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। ये जो है वर्चुअली होता है, तो वर्चुअली होगा तो आप चाहे तो 1 घंटे में भी कर सकते हैं या चाहे तो साल भर लग सकता है। तो ये आपके मेहनत के ऊपर वर्क करता है या आपके नॉलेज के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, सेम वैसा ही चल रहा है जो पहले चल रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर हम जो है इन सिलिको मॉडलिंग करते हैं। वहां पे जो है ट्रेडिशनली मॉडलिंग कर रहा था एक पर्टिकुलर पर्सन जो उसको बार बार इधर उधर डिजाइन कर करके कैलकुलेट कर करके पेन पेपर ले लेके कर रहा था, वो जो है पूरी वर्चुअली हम कर रहे हैं। तो वर्चुअली जैसे हम एक आध दिन जैसे हम बताएंगे, हम आगे की क्लासेस में दिखाएंगे कि कैसे हम केमिकल को मॉडलिंग करते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल को मॉडलिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक दवाई को कैसे हम मॉडलिंग करते हैं इनके बारे में दिखाएंगे। तो वो मॉडलिंग कर लिया। अब मॉडलिंग करने के बाद जो है जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, इन विट्रो या इन सिलिको एडीएमई मॉडल में स्क्रीनिंग करना। अब यहाँ पे जो आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है चूहे में, माउस में, मंकी में कर रहे थे, माउस, मंकी, गिनी पिग, रैट, बिट, जिसमें भी कर रहे थे, ये इनके जगह में हम जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल इन सिलिको में करते हैं। अब आपने जो दवाई बनाया था फालतू का है चूहे को मारे भाई, हम कंप्यूटर में करते हैं। तो कंप्यूटर में एडीएमई और टी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम मीन्स मेटाबॉलिज्म, ई मीन्स एक्सक्रीजन और लास्ट में टी होता है, टी मीन्स टॉक्सिसिटी। ये सारे चेक करते हैं। मान लीजिए आपने मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के थ्रू एक दवाई डिजाइन कर लिया है, तो उनको पहले चेक करते हैं, भाई आप दवाई खाओगे ना बॉडी में, तो बॉडी में जाएगा, या आप ओरली ले रहे हो, लिए हो, या आप जो है आईवी या आईएम के थ्रू ले रहे हो, बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं। लाइक आपने ओरली लिया तो स्टमक का पीएच होता है 1, अब उस 1 पीएच में जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, कहीं डीनेचर तो नहीं हो गया, तो इनका चेक होता है। ए हो गया, एब्जॉर्प्शन तो हो गया, कहीं वो जाके लीवर में तो फंस नहीं गया डिस्ट्रीब्यूशन के समय, क्योंकि फिल्ट्रेशन होगा, लीवर की ओर जाएगा, किडनी की ओर जाएगा, तो बेसिकली लीवर से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लीवर की ओर गया एब्जॉर्ब होके, और वो जो है हार्ट में गया, वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर पर्टिकुलर जगह पे जा रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। उसके बाद है एम मेटाबॉलिज्म। अब वो दवाई मेटाबॉलिज्म उनका हो रहा है कि नहीं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, फंक्शन करेगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब अपघटन होगा तभी तो वो करेगा। और उसके बाद जो है वो टूट रहा है कि नहीं, टूटने का मतलब है मान लीजिए आपने पैरासिटामोल खाया, वो पैरासिटामोल एज इट इज फॉर्म में है या टूट रहा है, टूटेगा तभी तो शरीर से बाहर निकलेगा, टूट नहीं पाएगा तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं। आपने दवाई खाई और वो बॉडी से नहीं निकला, मान लीजिए वो किडनी में क्या बोलना चाहिए डिपॉजिट हो गया, तो आपका किडनी भी फेल हो सकता है, या कुछ भी, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं अगर वो बॉडी में डिपॉजिट हुए तो, ठीक है। तो ये एडीएमई जो है उसी को चेक करता है। अगर ए में बी, ए में डी में एम में इसमें पास हो गया, ई में फेल हो रहा है, तो आप फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर ए में भी फेल होता है तो ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर डी में फेल होता है तो फिर ऑप्टिमाइज, मतलब उस मॉडलिंग के थ्रू जो है उसको बार बार ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। आपने जो दवाई डिजाइन किया उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब उनमें कोई ग्रुप हटाएंगे, ग्रुप जोड़ेंगे, हो सकता है कुछ चीजें चेंजेस करेंगे। ऑप्टिमाइज मतलब चेंजेस करना, चेंज करते जाएंगे, उसके बाद ही वो ड्रग जो है ये सारी चीजें पास होगी। उसके बाद लास्ट में टेस्ट करते हैं कि ये ड्रग जो है टॉक्सिक है कि नहीं। अगर टॉक्सिक है तो फिर से उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए भेजेंगे।
टॉक्सिक नहीं है तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम प्री क्लिनिकल ट्रायल की ओर। अब ये इन सिलिको प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उनके बाद जो है हम इसको प्री क्लिनिकल चूहे में ट्रायल के लिए भेजते हैं। चूहे है, माउस है, मंकी है, गिनीपिग है, इनमें ट्रायल के लिए भेजिए। अगर वहां पास हो गया तो उनका फॉर्मुलेशन कराते हैं, उसके बाद स्केल अप करते हैं, लाखों की क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद का सेम का प्रोसेस है जो ट्रेडिशनल में होता है कि IND फाइल बनाते हैं, उसको फाइल को जो है अप्रूवल कर लिया जाता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल 1 to 3 फेज में होते हैं। यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो ट्रेडिशनल से ज्यादा लगभग 99.9% होता है, क्योंकि हमने इतने सारे क्राइटेरिया से उनके गुजारे हैं हमारे जो ड्रग्स है कि 99.9% इनका सक्सेस रेट होता है जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पे आता है। ह्यूमन ट्रायल हो गया, इसके बाद हम इनको कहाँ पे लाते हैं, सीधे सीधे FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट USA या IFDA, जैसे इंडिया में है तो IFDA मतलब फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया, यहाँ से हम अप्रूवल कराते हैं और ये फिर दवाई जो है मार्केट में या मेडिकल्स में पहुंचते हैं, जिसके बाद आप खरीदते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का अप्रोचेस है। फिर से तो वही चीजें फिर से बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम जीनोम्स की स्टडी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री लग रही है, कहाँ पे फिर से बायोलॉजी आ रही है, फार्माकोलॉजी आ रही है। तो जैसे स्टार्टिंग के हमने पहले ही देखा टारगेट डिस्कवरी है, ये सारे जो है आते हैं जीनोम डेटाबेस में, कंपैरेटिव जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स की ओर। उसके बाद जो है टारगेट पोलराइजेशन या प्योराइजेशन या बायोकेमिकल ऐसे बेस्ड ऐसे है, ये सब जो है केमिस्ट्री की ओर आती है। और इसके बाद जो है ड्रग डेवलपमेंट के बाद स्क्रीनिंग वाली टेस्ट जो है ये फार्माकोलॉजी में आता है। ये हमने पहले भी देखा है और अभी भी वही चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जीनोमिक इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के फील्ड में हमको बेनिफिशियल्स होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो नोवेल डायग्नोस्टिक्स, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि माइक्रोचिप, माइक्रो एरे, DNA चिप या DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम पर्टिकुलर डिसीज या नोवेल डिसीज को डायग्नोस कर पाते हैं। लाइक कोविड हुआ, कोविड के लिए हम ये भी टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं माइक्रोचिप को या बायोचिप को, कि हम वहां पे जो है प्रोब बाइंडिंग कराएं और बाइंडिंग अगर हो रहा है ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू या फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है हम पता कर पा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है इन्फेक्शन है, इसको नहीं है। तो माइक्रो एरे माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी से भी हम नोवेल डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है कोविड वायरस के लिए जापान ने इसी टेक्नोलॉजी को जो है अप्रूव किया था। ठीक है, देन सेकंड है जीन एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं, RNA की स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जीन फंक्शन है या नहीं है, फंक्शनल है कि नहीं। प्रोटियोमिक्स या प्रोटीन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये जीनोमिक्स जो है मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको देता है, ये सारी चीजें है। नोवेल थेरेपेटिक्स की बात करते हैं तो ड्रग टारगेट डिस्कवरी कर सकते हैं, रेशनल ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं। डॉकिंग मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लाइक प्रोटीन है उसके अलावा ड्रग है, तो ये सारी चीजें। देन जीन थेरेपी कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म, जैसे हमने ADME में M पढ़ा, वैसे ही सारे चीजों का हम मेटाबॉलिज्म की स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज इनहेरिटेबल है कि नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। लाइक ओमिम सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू जो है हम इनहेरिटेड डिसीज की स्टडी करते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज है लाइक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, इनकी स्टडी जो है हम जीनोमिक इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बेसिक फील्ड है। तो एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स की बात करते हैं तो क्या क्या एप्लीकेशन है, वैसे बेसिकली ये भी एप्लीकेशन ही है इनका। तो ये सिर्फ मेडिसिन के फील्ड में था। यहाँ पे देखते हैं ये जो है आइडेंटिटी कंपैरिजन फॉर न्यू न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, लाइक हमने बताया था बूढ़ा सागर या रानी सागर के में एक बैक्टीरिया मिल गया है, अब उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए एप्लीकेशन है। सेकंड है एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल को हम भी बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। डेटाबेस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। हंटिंग फॉर डिसीज रिलेटेड जीन, पर्टिकुलर डिसीज रिलेटेड जीन है तो उनको हम पकड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जीन जो है जिसकी वजह से जो है ये डिसीज कॉज होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द जीन रिलेटेड टू ड्रग एक्शन, पर्टिकुलर ड्रग एक्शन के लिए कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं।
स्क्रीनिंग ऑफ पॉइजनस साइड इफेक्ट जीन, कुछ कुछ पॉइजनस या साइड अफेक्टेड वाले जीन हैं उनको भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये इनके एप्लीकेशन है और क्या क्या इम्पैक्ट है। तो हाउ टू कैरेक्टराइज अ न्यू डिसीज, हम कैसे न्यू डिसीज को कैरेक्टराइज कर सकते हैं जीनोमिक्स एंड मेडिसिन में, ये है। दूसरा है व्हाट न्यू ट्रीटमेंट कैन बी डिस्कवर्ड, कैसे हम नई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर सकते हैं। हाउ डू वी ट्रीट इंडिविजुअल पेशेंट, जैसे हमने बताया था कि एक पर्टिकुलर पेशेंट है तो उनके लिए पर्टिकुलर ही दवाई बने, ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके लिए है। टेलरिंग ट्रीटमेंट है कि पर्टिकुलर हम जो है, टेलरिंग मतलब जीन एडिटिंग ही कहते हैं इसको, कि पर्टिकुलर जीन को कट करके दूसरे में ट्रांसफर करके हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ऑफ जीनोमिक्स ऑन मेडिसिन है कि क्या क्या इम्पैक्ट है जीनोमिक्स का मेडिसिन में। ठीक है, देन फ्यूचर ऑफ फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स, ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ेंगे उस समय अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या फ्यूचर है। वैसे बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो 2002 में बहुत सारी फार्मा कंपनियां थी जो हजारों डॉलर की घाटे में चल रही थी। लाइक मैं फार्मा कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे फार्मा कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, आज 2020, 21 और 22 में वो जो है हजारों करोड़ के मुनाफे में चल रही है। तो क्या क्या फ्यूचर है फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स की, आप इससे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिशियल हमको है। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया टारगेट फॉर द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है किस किस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन से टारगेट को टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से उनको बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन, तो आप समझ जाएंगे। रेफरेंस में मैंने यहाँ से लिया है, तो सभी को समझ में आया।